नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। खबर यूपी के जनपद बहराइच से है, जहां PFI के पूर्व पदाधिकारी समेत 3 लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है, राम मंदिर शिलान्यास के समय तीनों एक साथ बैठकर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की पोस्ट वायरल कर रहे थे। तभी सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है, पकड़े गए तीनों अभियुक्तों में एक अभियुक्त पहले PFI का एजेंट रह चुका है। पुलिस ने बताया कि PFI संगठन का नया चेहरा बहराइच में सामने आ रहा है, जिसका नाम SDPI है, जिसका साहिब आलम मीडिया प्रभारी है। बहराइच पुलिस ने माना है कि PFI का नया चेहरा सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इस संस्था के तार केरल से जुड़े हैं। छानबीन की जा रही है। फिलहाल जरवल पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कल जरवल थाने की पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जरवल कस्बे में हीरा मस्जिद के बगल में डॉक्टर अलीम की क्लिनिक है। वहाँ पर कुछ लोग बैठ करके सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को विघटित करने वाले चित्रों, आलेखों और संदेशों का व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए मोबाइल के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहाँ पर जा कर के रेड की और वहाँ पे डॉक्टर अलीम और उनके सहयोगी साहिब आलम और कमरुद्दीन 3 व्यक्ति मिले। उनके मोबाइल में इस तरह के संदेश जो कि भड़काऊ संदेश थे और चित्र थे वो मिले, उनको जब्त किया गया। उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 225/2020 धारा 153A, 153B, 295, 298, 505A, B और 502 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें साहिब आलम PFI का एक पूर्व पदाधिकारी रहा है, जो कि इस समय SDPI के मीडिया प्रभारी के रूप में यहाँ काम कर रहा था। डॉक्टर अलीम, साहिब आलम और कमरुद्दीन ये तीनों एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो कि SDPI का व्हाट्सएप ग्रुप है। और ये संस्था इसका केरल से इसके तार जुड़े हुए हैं और ये संस्था विवादित एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और इस तरह के कार्य उसके सामने आए हैं, जो कि इनके तथ्यों के माध्यम से पता चला है। और इस संस्था के PFI के एक नए चेहरे के रूप में SDPI सामने आ रहा है, जो कि दलितों और शोषित मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करता है और उसके आड़ में गैरकानूनी और विघटनकारी कार्यों में लिप्त है यह संगठन। इस संगठन के अन्य विवादित और प्रतिबंधित संगठनों से भी तार जुड़े होने की आशंका है और उसकी जो है छानबीन की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोनू सूद से जो भी मदद हो सकती है वो उस तरह से प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, फिर चाहे उन्हें घर छुड़वाना हो, उनके खाने की व्यवस्था करनी हो या उन्हें नौकरी दिलवानी हो। दरअसल अब सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने का वादा किया है, वो भी 1 लाख मजदूरों को। सोनू सूद ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। एक्टर सोनू ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी है कि उन्होंने APEC नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। एक्टर ने वादा किया है कि इस कंपनी के जरिए वो 1 लाख मजदूरों को नौकरी दिलवाएंगे। एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा, जहां चाह वहां राह। आपको बता दें कि सोनू सूद ने इससे पहले भी 3 लाख प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने का वादा कर चुके हैं। 29 जुलाई को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ही एक्टर ने इस बात की जानकारी दी थी। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए प्रवासीरोजगार.com का 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार। ये सभी अच्छे वेतन, PF, ESI और अन्य लाभ प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जाहिर है, जगह जगह कोरोना वायरस की मार और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण नौकरी छूट जाने से लोग सड़क पर आ गए हैं। ऐसे में सोनू सूद ने उन्हें घर पहुंचाने के अलावा उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करने का भी इंतजाम कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर पद की शपथ ली। आज जम्मू भवन में जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने मनोज सिन्हा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बिना किसी पक्षपात के संवैधानिक शक्तियों का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और हम समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे और हमारा उद्देश्य यहाँ के विकास को आगे बढ़ाना होगा। कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का।
5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूँ कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पटना के लिए रवाना हो गए हैं। क्वारंटीन से मुक्त होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे क्वारंटीन किया गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को क्वारंटीन किया गया। बिहार पुलिस की जांच में बाधा डाली गई। बहुत अच्छी याद लेकर हम पटना जा रहे हैं। राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रहे बिहार पुलिस की टीम की अगुवाई करने वाले विनय तिवारी रविवार को मुंबई पहुंचे थे। यहां उन्हें बीएमसी ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया था। बीएमसी के इस कदम पर बिहार सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो हुआ वह अच्छा नहीं था। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी खुलकर मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसी घटना के बाद बिहार सरकार ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र को अपनी सिफारिश भेजी। अधिकारियों की क्वारंटीन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं ईडी भी लेन-देन की जांच कर रही है। इस मामले में हमारी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी लेटर लिखा है और उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाए। उसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी है, वो काम कर रही है और दूसरी एजेंसी काम कर रही है, उसमें मेरा क्या कमेंट है। प्रोफेशनल रवैया रहा है मुंबई पुलिस का? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मुझे तो क्वारंटीन जो है वो बीएमसी ने किया था और वो भी मुझे नहीं किया था। मैं बोलूँगा इन्वेस्टिगेशन में क्वारंटीन किया गया था। पुलिस ने कॉर्पोरेट किया। कोई भी एजेंसी हो, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमेशा हमें कदम मिलाकर चलना होगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये दिशा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है? केस के बारे में केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने ताकत के बल पर कोर्ट से फैसला कराया गया और बुनियाद रख दी गई। आपको बता दें कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी है। इस बाबत बीते साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। संग बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। ऐसा बहरहाल इस जमहूरी मुल्क के अंदर ये जो अमल हो रहा है, इस अमल पर उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया कि हम जो कुछ भी यहाँ पर ये कर रहे हैं बहरहाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इस को, तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इस बात को अल्लाह की जो हुक्म किया है।